अस्सलाम वालेकुम, डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। आज का जो हमारा सेमिनार है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं डीटीएल के उनके लिए मुनक्कद किया गया है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के ऊपर है कि व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। वैसे तो हमारे कीनोट स्पीकर नदीम बट साहब एफसी मौजूद हैं, सारा प्रेजेंटेशन सेमिनार आपको वही देंगे। मैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में बता दूं कि टैक्स बेसिकली एक ड्यूटी है, एक बर्डन है, एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टैक्स पेयर ने अदा करनी होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स के मुख्तलिफ सेगमेंट में लगाए गए हैं। जैसे इनकम पे हैं, आपके विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, पेमेंट अगर गुड्स के ऊपर हैं, सर्विसेज के ऊपर हैं, उसमें डिफरेंट स्लैब रेट दिए गए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दिए हुए हैं, सारे शेड्यूल में टैक्स रेट्स लिखे हैं। तो उसके मुताबिक हर जो सिटीजन उसकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स जो है ना वो अपना टाइम पे अदा करे। अदरवाइज़ तो डिपार्टमेंट के पास पेनल्टीज़ भी हैं, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हैं, अब तो पीनल्स भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हमारे कीनोट स्पीकर भट्ट साहब आपको बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम भट्ट साहब जो हमारे आज के स्पीकर हैं कि सरकार स्टेज पर सीख ले आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। अब ऐसे है कि टॉपिक मेरे पास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। इससे पहले कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, 3 हिस्सों में वैसे मैंने इसको बनाया हुआ है। ये बेसिक ऑफ टैक्स लॉज है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज है। ये एक शीट है, उसके बाद दूसरी फाइल पे तीसरा, थोड़ी थोड़ी बात हम इस पे करके तो आपके साथ चीज़ें शेयर कर लेंगे। अच्छा, बात यह है कि टैक्स तो ऑब्वियसली लगा हुआ है, इनकम टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज भी है जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के पास है, और कस्टम्स में जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो एप्लीकेबल है वो अपनी जगह पे। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 2 विंग्स ऑफ द एफबीआर, एक कस्टम्स है और दूसरा आपका इनलैंड रेवेन्यू। और इनलैंड रेवेन्यू के अंदर आपकी 3 चीज़ें फॉलो कर रही हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये तीनों एफबीआर के अंदर। जो आपके सर्विसेज पे टैक्स है वो ऑब्वियसली चूंकि वो सूबों के पास है 18th अमेंडमेंट के बाद। पहले ये सर्विसेज का जो सेल टैक्स था ये भी फेडरल के पास ही था, बाद में उन्होंने को सेपरेट किया। और आपको जैसे होटल इंडस्ट्री है, आपका टेलीकम्युनिकेशन है, बहुत सारी सर्विसेज है, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज है, कोरियर सर्विसेज है, जहाँ जहाँ सर्विसेज उन्होंने सेकंड शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने बताया हुआ है कि पूरी डिटेल क्या है, सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज है। और टैक्सेबल सर्विसेज को शेड्यूल 2 में उन्होंने बयान कर दिया कि ये आप इसके अंदर आके फिर उसका नेट बढ़ना शुरू हो गया। तो माशाल्लाह इस वक्त जो सूबे हैं अच्छा खासा पैसा जो है उससे सर्विसेज से, जो कि पहले सिर्फ चंद सर्विसेज तक रिस्ट्रिक्टेड था, अब वो एक 70+ की एक शीट पूरी सीरियल बनी हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि इन लोगों ने कम टैक्स जो है 16% रिड्यूस रेट या एग्जम्पशन या जो भी जीरो रेटेड है वो सब बताया। इसी तरह बाकी लॉज के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ एग्जम्पशंस अवेलेबल है, कहाँ कहाँ रिड्यूस रेट होगा, कहाँ पे स्टैंडर्ड रेट होगा और टैक्स कैसे लगेगा। ये एक ओवरऑल थोड़ा सा व्यू था। इनकम टैक्स में 2 तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक वो टैक्सेस जो आपने अपनी इनकम पे करना है, जैसे रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स आप जमा कराते हैं तो आप अपनी रिटर्न जमा करा रहे होते हैं, अपनी मीन्स कंपनी की, इंडिविजुअल की या ईओपी। फिर दूसरा टैक्स वो है जो आपने दूसरों का काट के जमा कराना, विद होल्डिंग टैक्स। अगर आप विद होल्डिंग एजेंट बन गए और आप रिस्पेक्टिव के अंदर फॉल कर गए तो फिर आपको लोगों का टैक्स काट के, जैसे इंप्लॉयर है तनख्वाह देता है तो वो टैक्स काट लेता है, 6 लाख से ऊपर जाएगा टैक्स काट लेगा। रेंट में 155 सेक्शन है, उससे उसके अंदर आप 5% में आएंगे, वो टैक्स काट के आपको जमा कराना है। वो पैसा आपका नहीं है, वो स्टेट का। तो लोगों को, टैक्स पेयर्स को विद होल्डिंग एजेंट उन्होंने बना दिया, भाई तुमने सैलरी पे, गुड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स पे, रेंट पे, बाकी चीज़ों पे, डिविडेंड पे, प्रॉफिट ऑन डेट पे, तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे, मुख्तलिफ जगहों पे भी होल्डिंग एजेंट्स उन्होंने बता दिए कि आप लोगों ने लोगों का टैक्स काट के, खुद या दूसरों ने काट के आपका जो है वो जमा करवाना है। कुछ जगहों पे खुद भी कराना होता है, 236 G और H में आपका सेलर जो है वो काट रहा होता है। आप कहते हैं सेलर कैसे काटेगा, वो इनवाइस बेस उसके ऊपर जो टैक्स है वो काट के जमा कराएगा। अमूमन ये होता है कि जब पेमेंट की जाती है तो जो पेयर होगा अगर वो विद होल्डिंग एजेंट हुआ और सेक्शन रिस्पेक्टिव में फॉल कर गया तो टैक्स काट के वो जमा कराएगा, और अगर नहीं एप्लीकेबल है तो फिर टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। ये तभी आप काटेंगे जब एप्लीकेबल होगा।
इस पे नंबर ऑफ जजमेंट्स है जिसमें हेल्ड हुआ है कि 2 कंडीशंस प्री कंडीशंस है, 2 एसेंशियल्स, 2 प्री कंडीशन मस्ट बी मेट अगर किसी का टैक्स काटना है। नंबर 1, आप विद होल्डिंग एजेंट हो उस सेक्शन में, और दूसरा आपकी जो पेमेंट है वो फॉल करती हो उस टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट दी गई है उससे एक्सीड कर दे। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ कि इसके बाद जब आप अपना अब इसी तरह सेल टैक्स में है जहाँ लो एप्लीकेबल होगा, जहाँ विद होल्डिंग एजेंट होंगे, प्रिंसिपल वही है। अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और उसके शेड्यूल और रिस्पेक्टिव सेक्शन में फॉल करते हैं तो आप उसका टैक्स काट के जितना उन्होंने कहा 100% या 5% या 1%, जितना भी उसने कहा वो काट के आप स्टेट को जमा करवाएंगे। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या नहीं, कुछ टैक्सेशन लॉज के अंदर वो एक एक करके हम, वैसे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता है लेकिन ओवरऑल व्यू जो है, पहला क्या जी, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए। नंबर 2, सर्टेनिटी, मुझे पता होना चाहिए कि किस अमाउंट पे मैंने टैक्स देना है और कितना देना। ना अमाउंट का पता ना रेट का पता तो टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? फिर 2 चीज़ें, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। ऐसे भी हो जाता है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जनाब अभी पैसे मैंने देने हैं, आप मेरे बनते हैं लेकिन अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो फिर आपको स्पेसिफाइड केसेस में आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से इंस्टॉलमेंट्स भी करवा सकते हैं विद डिफॉल्ट सरचार्ज, आप या एडजस्टमेंट ले लें अपनी जो आपकी एरिया पीछे रिफंड पड़ा हुआ है। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है जी, बिजनेस को डिस्करेजमेंट नहीं होनी चाहिए, बाकी प्लस माइनस होता रहता है। देखें दुनिया में आप अच्छाई या बुराई को कम तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी टैक्सेस ज़्यादा भी लग जाते हैं। अगर आपको लगे कि यार अब ये मसला हो रहा है, ये इसको तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ये मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो आपके पास राइट ऑफ अपील भी लॉ में अवेलेबल है। आप अपील में कमिश्नर अपील के पास अगर जाना है तो वहाँ जाएं, ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इवन कि आप प्रेसिडेंट तक FTO के ऑर्डर के बेस भी आगे रिव्यू तक जा सकते हैं। प्रिंसिपल जी नेक्स्ट आपके क्या है? ये पहला तो आपके जो 4 बताए मैंने आपको, बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज होने चाहिए। बेनिफिट प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपली तौर पे लॉ ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल बना हुआ है कि आपको बेनिफिट पहुँचना, जब आप टैक्स जमा कराएं तो आपको क्या बेनिफिट पहुँचा। अब ये हरगिज़ मत समझे कि आपको कुछ भी नहीं मिला, ऐसे नहीं है भाई। डायरेक्टली शायद नहीं मिला बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ मिला है। अगर आप टैक्सेस जमा करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट के स्कूल जनाब रिड्यूस फीस के ऊपर चल रहे हैं, कम या ज़्यादा, अच्छा या बुरा, मैं उस फील्ड में नहीं जा रहा। हॉस्पिटल्स आपके पास है, आपकी फ़ौज है, आपकी पुलिस है, आपका सिस्टम है, आपके टैक्स डिपार्टमेंट है, बाकी सारा कुछ है, तो पूरा मुल्क है, सब कुछ चलाना है। तो वो अब ज़कात पे तो चल नहीं सकता भाई, अब तो पैसा तो चाहिए होगा आप लोगों को, तो उसको चलाने के लिए आपको टैक्सेस की इम्प्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप कहें जी हम ऐसे करें, सब कुछ ख़त्म कर दें, हम टैक्स नहीं देते, तो फिर आप लोग करेंगे कैसे? कोई क्राइम हो गया, कोई इशू बन गया, कोई लड़ाई होगी, कोई कोर्ट में जाए, वो कैसे चलेगा सब भाई? वो जजेज नहीं होंगे तो इंसाफ किससे मांगेंगे आप? अल्लाह तो ठीक है ऊपर बैठा होगा, तो नीचे कौन है? नीचे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑथराइज पर्सन हैं। तो मुझे इंसाफ भी तो चाहिए ना, दूसरों को भी चाहिए भाई, मुझे नहीं सिर्फ चाहिए, सबको चाहिए। तो उसके लिए पैसा तो बहरहाल चाहिए। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है, ओबियसली जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। अब जैसे एक बंदा 100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, एक बंदा 10 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 10% पे है, वो 100% पे है, उससे ज़्यादा भी होगा। तो फिर जब एक्सपोर्ट के पैसे आते हैं तो उसी वक्त ही 1% टैक्स जो है कट जाता है, जो मिनिमम टैक्स है इसका। बहरहाल इस पर डिटेल में फिर थोड़ी सी और बाद में करता हूँ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है, हायर वाला ज़्यादा पे करेगा और लोअर वाला कम पे करेगा। अब कंपनी पे अगर रेट 20% है स्मॉल कंपनी पे, तो उसकी टैक्सेबल इनकम पे 20% स्टेट उसको टैक्स लगेगा। अगर अदर देन स्मॉल है तो 29% है। बैंकिंग कंपनी है तो इस दफ़ा उन्होंने 25 में बढ़ा के उसको 44% किया। तो डिपेंड करता है कि आपका केस किसका है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी, कि ये इट इज़ इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ये वॉलंटियरली नहीं है कि मेरा दिल करेगा तो मैं जमा कराऊंगा, दिल करेगा तो नहीं कराऊंगा। ये दिल वाली बात नहीं है, ये लॉ है भाई, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप एक रोड की मिसाल ले लें, लॉ तो बहुत आगे की बात है। आप रोड पे खड़े हैं तो आपको एक प्रिंसिपल बता दिया कि भाई रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे आप जा सकते हैं, येलो पे आप स्टार्ट करें, ग्रीन पे आप आउट हो जाए। ये क्यों बनाया गया? एक बंदा कहता नहीं जी मैं नहीं मानता ये कानून, मैंने रेड पे जाना है और ग्रीन पे रुक जाना है। वो अपना भी नुकसान करेगा, आपका भी करेगा।
तो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ताकि सब तमाम लोग एक चीज़ का वही मतलब लें जो उनको बताया गया है। वरना अगर आप लोगों पे छोड़ देंगे, अच्छा भाई जो तुम्हारा दिल करता है कर लो, आज मैं टैक्सेस फ्री कर दूं, जो आपका दिल करता है आप कर दें, तो एक बंदा कहेगा जनाब मैंने तो कुछ नहीं जमा कराना, दूसरा कहेगा जी मुझसे आप किससे करवा लें जितनी जो मंथली बेसिस पे, तीसरा कहेगा क्वार्टरली कर लें, चौथा कहेगा डेली कर लें। हर बंदा अपना असूल बना के बैठा होगा। तो असूल और लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उसको फॉलो करें और उसके खुद कानून ने, आपने कानून को नहीं चलाना, कानून ने आपको चलाना है। वी हैव टू ओबे द लॉ, वी हैव टू फॉलो द लॉ। अच्छा सॉरी, इसमें फिर आगे क्या है, जनरली पेएबल इन कैश। अब आप ऑनलाइन, आपको पता है अब तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, आप तो अपने बिल बस आपके पास पैसे हों, ऑनलाइन की फैसिलिटी हो, नेट चल रहा हो या ना फार्मूला भी लगा लें तो आप घर बैठे अपने टैक्सेस, वरना पहले लाइनों में लग लग के लोगों को पता लगता था, पैसा हाथ में पकड़ के फिर रहा है, वो जमा नहीं हो रहा पैसा। तो ऑनलाइन की फैसिलिटी में थोड़े बहुत चार्जेस पड़ेंगे, जहाँ पड़ेंगे वो दे के उस फैसिलिटी को अवेल कर लें। प्रोपोर्शनेट इन करैक्टर ये पहले हो गया। लेविड किस पे होना जी, टैक्स ने पर्सन बंदे पे लग सकता है, इनकम पे लग सकता है और प्रॉपर्टी पे लग सकता है, गाड़ी पे भी हो सकता है। प्रॉपर्टी तो एक कंप्रीहेंसिव टर्म है। आप इनकम टैक्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आप प्रॉपर्टी पे करते हैं, इनकम टैक्स लॉ में इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं। उसके डिफरेंट तरीके वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको सिर्फ विजन को ब्रॉड करने के लिए। इट इज़ लेविड ऑन द स्टेट बाय द स्टेट ऑन इनकम है, पर्सन ऑब्वियसली उसी पे लगाया। इट इज़ लेविड फॉर पब्लिक पर्पस, ये पैसा बेसिकली लोगों का है, लोगों का पैसा लोगों पे इस्तेमाल होना है, लोगों की फलाह के लिए, स्टेट को चलाने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल एडुकेसी, ऑब्वियसली ये तो होगा, तो इसके बगैर आगे नहीं जा सकते। अब फिर वही मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड थ्योरेटिकल जस्टिस, कंसिस्टेंट कंपैटिबल विद इकोनॉमिक गोल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप लॉ पास करते हैं, फिर वो FBR को दिया जाता है, फिर वो आगे जाके टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू उसको अप्लाई करते हैं। इसकी ना अब मिनिमाइज़ करके ना दूसरी फाइल खोलिएगा, स्केप करेंगे ना तो मिनिमाइज हो जाएगा। इसको क्लोज करें उधर से ऊपर से, ये दूसरे वाली, इसको उसी तरह ही साइज बड़ा कर ले। अब आ गया जी, ये पहला था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी इसको ख़त्म करके मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाऊँ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि जितना आप डिलीवर करके लोगों को मौका देंगे, नॉलेज उतना ज़्यादा इन्हेंस होगा। स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले बता दिया, कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू में आपको बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट टैक्सेस है और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं तो इनकम टैक्स, तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी से लेके आपकी इनकम देखें, वर्ड कॉमन चल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन्स भी वो डिफरेंस जो आएगा वो नेट चुके है, तो नेट कैपिटल गेन आप कह सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम के ऊपर लगता है कब और कैसे, पूरा तरीक़ाकार ऑर्डिनेंस के अंदर उन्होंने रिस्पेक्टिव सेक्शन और शेड्यूल्स के थ्रू बताया हुआ। कैपिटल वैल्यू टैक्स की CVT आपने नाम सुना होगा, जो गाड़ियों पे और इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड एरिया लोकेटेड, इस्लामाबाद में रिसेंटली उन्होंने एक और लग्जरी टैक्स लगाया था, और प्लस उन्होंने जो फॉरेन एसेट्स ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन जो है, 3 टैक्सेस आपके आए थे। डीम्ड इनकम टैक्स 7 ही इनकम टैक्स का, कैपिटल वैल्यू टैक्स ये वाला, और सुपर टैक्स आपका जो 150 मिलियन से ज़्यादा इनकम होगी तो 4C1। सो ये 3 एट द सेम टाइम आए थे और तीनों ही कोर्ट में चले गए, और अभी इस पे जो है 7E पे काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखते हैं उसका क्या आगे हल निकलता है। खैर लिटिगेशन तो चलती रहती है। बहरहाल जिन चीज़ों पे ये लगाया गया वो आपके सामने है। कस्टम है जी, ऑब्वियसली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आएंगे, उसकी वैल्यू एक आपको अगर पता हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो एक डिक्लेयर्ड वैल्यू, एक असेस वैल्यू, विच एवर इज़ हायर के ऊपर उन्होंने आपसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इम्पोज करके, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, जो जो उस प्रोडक्ट के कोड के मुताबिक एप्लीकेबल होगा, वो कस्टम लॉ और सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तीनों लॉ अप्लाई हो रहे होते हैं, या एग्जम्पशन भी हो सकती है, रिड्यूस रेट भी हो सकता है।
फेडरल एक्साइज ड्यूटी जी, FED आपको पता है कि डोमेन तो वैसे फेडरल का है। अब कुछ गुड्स और सर्विसेज अभी बाकी हैं जो कि स्टिल फेडरल एक्साइज ड्यूटी में है, लेकिन अल्टीमेटली तमाम सर्विसेज ने सूबों के पास चले जाना है, जैसे मैंने अभी आपको आगे आएगा भी। तीसरा जी सेल टैक्स है। इसको शॉर्ट ये है कि जो टैक्स एक्चुअली इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर पे करेगा उसको सेल टैक्स बेसिकली कहा जाता है। मसलन ये आप घर में बिजली इस्तेमाल करें या यहाँ इस्तेमाल करें, घर में अगर इस्तेमाल करते हैं इनपुट मिलना नहीं, वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन गया, तो अल्टीमेट कंज्यूमर यानी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं सारे घरों में बिजली, जिस जिस प्रोडक्ट पे सेल टैक्स लगा हुआ है वो बिल्ट इन होके आ रहा है। अगर नहीं आता तो बाद में फिर चार्ज भी किया जाता है सेल के वक्त। तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है वो, आप कोई चीज़ खरीदेंगे अगर उसमें गाड़ी है जैसे सेल टैक्स है, पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, जिन या पैक्ड आइटम है जिसमें थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, बैटरीज हैं, टूथपेस्ट है, देखिए आप कितनी आइटम्स हैं, कुछ चीज़ें एग्जेंट भी हैं, कुछ ज़ीरो रेटेड भी हैं। तो जिन पे लगता होगा वो आप उतना 18% अभी सेल टैक्स है जो FBR का है वो आप उसको स्टेट को दे रहे होंगे। और फिर नेक्स्ट है मेरे पास जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को, एक लिस्ट मैंने छोटी सी बनाई थी सब अपनी और आप लोगों की आसानी के लिए कि सूबे के पास वैसे वर्कर वेलफेयर फंड है, ये टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबे के पास है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है। ये सारे जो है आपने देखा हो गाड़ियों पे सिंध का नंबर अलग है, ICT का अलग है, लाहौर का अलग है, हर एक का अलग अलग है। तो वो रिस्पेक्टिव प्रोविंस के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है उनके पास पावर है कि वो गाड़ियाँ उस पर आप उसको टैक्स जो है वो जमा कराएँ। अब वो गुड्स है, इनकम है, बंदे हैं, गाड़ियाँ हैं, जिस जिस आइटम पे उन्होंने बताया उसके मुताबिक लगाया जा रहा है। फॉरेन एसेट्स है, लोकल एसेट्स है। ये इसको मिनिमाइज करके तीसरे पे आ गए। ये सबसे इंट्रीगल था कि आपने इस पर काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ गई। मेहनत तो खैर हर एक पे ही करनी होती शीट पे, इस पर कुछ ज़्यादा ही होगी, टाइम कंज्यूम काफ़ी ले गया वो। इन शॉर्ट बात यह है कि आपने 2 पॉइंट मैंने आपके साथ मेन रखने हैं। कंप्लायंसेस और टैक्स लॉज कौन कौन से हैं, तो एक चार्ट मैंने कहा बना लेते हैं। अगर मैं आपको वैसे बताना शुरू हो गया तो फिर आप सारे लोग सो रहे होंगे और समझ भी कुछ नहीं आ रही होगी। तो कोशिश किया कि एक चार्ट बना लें आसान से लफ्ज़ों में, जो पता लग जाए कि किन किन सेक्शंस के अंदर कौन कौन सी कंप्लायंस रिस्पेक्टिव लॉज देते हैं। तो अब मैं जब आगे जाऊंगा तो कोशिश हमने की है, ये एक चार्ट आपके ना तकरीबन 9 पॉइंट्स हमने इसके अंदर बनाए हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो पहला फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है। तो अगर आप इनकम टैक्स आगे कॉलम बना दी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, FED और PRA और रिस्पेक्टिव सेक्शन उसके साथ मेंशन कर दिए। अगर आप इनकम टैक्स में देखना चाहते हैं कि रिटर्न किसने फाइल करनी है वेल्थ स्टेटमेंट के साथ या बगैर, तो 114 सेक्शन है, 116 और 116 है। एंड सो ऑन। सेल टैक्स का 26 से 29 है, FED का 4 और आगे PRA का 35 to 38। अब सेक्शन तो आप देख ही लेंगे। मेन पर्पस इधर पर्टिकुलर्स के अंदर है, फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न किसने करनी है, विद होल्डिंग टैक्सेस जो डिडक्शन एंड पेमेंट है उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। 149 सैलरी का है, अगर सैलरी की पेमेंट होगी इनकम टैक्स में, गुड्स सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स 153 में, रेंट 155 में, और इसी तरह ऑनवर्ड जो दूसरे रिस्पेक्टिव है। जहाँ नोट एप्लीकेबल है वो हमने आगे लिख दिया। फाइलिंग ऑफ विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट क्वार्टरली या एनुअल है, कौन करेगा, आगे लिख दिया हमने। एडवांस टैक्स किन किन सेक्शंस में है, जहाँ नहीं है वो लिख दिया। ऑडिट नोटिस का क्या स्टेटस होगा, किन किन सेक्शन में आ सकते हैं, अदर नोटिस का भी लिख दिया साथ। अपील्स का भी, अब अपील करनी है तो उसके भी रिस्पेक्टिव सेक्शन लिख दिए। रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय टैक्स पेयर है जी, रिस्पेक्टिव सेक्शन और रूल्स लिख दिए। वैसे 6 साल का होता है। हाउ मेनी ईयर्स रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड, 6 साल का होता है, लेकिन अगर केस पेंडिंग पड़ा हो तो फिर वो जब तक वो केस ऑर्डर फाइनलिटी नहीं ऑब्टेन कर लेता, मसलन 2019 का केस चल रहा है आपका, वो 2030 तक चला गया, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, जब तक वो ऑर्डर फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं करेगा उस साल का रिकॉर्ड या उन सालों का रिकॉर्ड जो पेंडिंग केसेस हैं उसको गुड कंडीशन में रखना लाजमी होगा। फिर आप 6 साल की प्ली नहीं ले सकते। PRA में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि 1 जुलाई 2022 तक, उससे पहले और बाद, पहले ये था कि 8 साल, बाकी सब में 6-6 साल है। PRA में 1 जुलाई 2022 तक यानी 30 जून 22 तक उन्होंने रखा 8 साल, और उसके बाद का अगर केस होगा यानी 23-24 ऑनवर्ड तो फिर 6 साल होंगे।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था उसके अंदर। बाकियों में 6-6 साल है, उसमें 8 और 6 दोनों चल रहे हैं। ये कुछ अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा नो हो, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा मैं। अकाउंटिंग साइकिल है वो मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ, जिसमें आप एंट्रीज करते हैं, फिर जर्नल बनाते हैं, लेजर है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली बना के हर साल अकाउंट्स, क्योंकि आप टैक्स का काम भी विदाउट फिगर वर्क और फाइनेंस के नहीं कर सकते, वो होना नहीं है। खाली टैक्सेस आपको सर्व नहीं करेगा। टैक्स अगर मैं कहता हूँ सैलरी की पेमेंट करनी है तो पहले मुझे पता भी तो होना चाहिए पेमेंट करनी कैसे है, क्रॉस चेक है, कैश है, किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, वो सारा आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल भी साथ साथ इन टच जो रहना पड़ेगा। तो आप जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते रहे, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है पहले तो नहीं बनाया तो आप ऑनवर्ड बना लीजिएगा, उसको बना के तो फिर ही आप टैक्सेस के अंदर सही तरह काम कर सकते हैं। टैक्स पेयर का नेचर और बिजनेस लीगल स्टेटस होना ज़रूरी है। कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वरना ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जहाँ आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैपिटल में रिकन्सिलिएशन है, बैलेंस शीट और एंड पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर डिक्लेरेशन। ऑब्वियसली जो फिगर्स अभी मैंने आपको बताई हैं कि आपको सेल्स को 2-4 पॉइंट्स शेयर कर लेते हैं, बजाय अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा काम, टाइम शॉर्ट है, तो टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी मैंने रिटर्न एक बंदे की फाइल करनी है, मुझे कोई 5 चीज़ें ऐसी बता दे कि काफ़ी हद तक मेरा काम मुकम्मल हो जाए, शॉर्ट लफ्ज़ों में। तो मैं कहूँगा भाई अपनी सेल्स की रिकन्सिलेशन आप सेल टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं उससे टैली कर लें, अगर आप लोगों के टैक्सेस काट रहे हैं तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट से फिगर मैच कर लें, बैंक एंट्रीज तमाम की तमाम उसका बैंक लेजर बनाएं, वो पैसा किधर से आया किधर गया। तो इन 4-5 चीज़ों के बगैर तो आप आगे जा नहीं सकते। सेल टैक्स रिटर्न से डाटा मैच होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स पूरी कवर्ड होनी चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस बंदे के पूरे कवर करने हैं। अब अगर एक बंदा ज़बानी बता दे कि मेरे आप डाल दे 10 लाख रुपए, तो पता लगेगा बिजली का बिल ही 10 लाख से ज़्यादा, तो बंदा खाता क्या है भाई, जिंदा कैसे है फिर। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होगा। आप चीज़ें वेरीफाई करके आगे भेजें, जितनी चीज़ें आपकी एविडेंस बेस होंगी उतनी आसानी आपको आगे जाके होगी। अगर इन केस ऑफ ऑडिट या लिटिगेशन में अगर केस चला जाता है तो आप जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे रिलायंस, लॉ अपनी जगह पे और फैक्ट्स अपनी जगह पे, लॉ भी तब बाहर आएगा जब आपको फैक्ट्स का पता होगा। अगर फैक्ट्स का नहीं पता तो लॉ कैसे अप्लाई होगा भाई। अगर केस का नहीं पता हुआ क्या है, वो जी ये डिफ़ॉल्टर है, अच्छा डिफ़ॉल्टर है किस चीज़ का, वो जी ये तो देखना पड़ेगा। वो कहेगा भाई जाओ फिर देख कर आओ कल किस चीज़ के डिफ़ॉल्टर हैं आप। इनकम टैक्स नहीं काटा, CBT जमा नहीं करवाया, सुपर टैक्स जमा नहीं करवाया, सेल टैक्स जमा नहीं कराया, सर्विसेज का नहीं है, किसकी बात कर रहे हो। तो वो उसको समझने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और कानून आपको पता है वैसे भी बेस करता है, एविडेंस बेस होता है। जब एविडेंस हो तो फिर प्रिजम्पशंस और अजम्पशंस की बेसिस पे असेसमेंट या कोई भी रिकवरी उसको जो भी है आपको पता है ऊपर जाके वो नल एंड वाइड हो जाता है। जिसकी फुटिंग ही कुछ ना हो, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा केस बना हो, जिसकी फुटिंग ही कोई नहीं है, आपने एक बंदे की तरफ 100 मिलियन निकाल दिया जी, 100 मिलियन इसने जमा कराना है, उसने कहा जनाब मैंने तो 1 रुपये का डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ये 100 मिलियन कहाँ से आ गया। पता चला जी उन्होंने आपके लोन्स को और चीज़ों को ऐड करके तो उसको सबको ऐड करके डिसअलाउ करके 100 मिलियन बना दिया। तो कॉपरेशन आपकी तरफ से भी चाहिए, उनकी तरफ से भी। बहरहाल लास्ट है, अब इसका फ़ायदा क्या है अगर हम कंप्लायंस कर लेते हैं तो हमें किन किन चीज़ों से बचत हो सकती है, वो बड़ा अच्छा है। मैंने एक लिस्ट छोटी सी बनाई है, 12 पॉइंट्स, कोशिश तो की है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होगा जो कि आप कंप्लायंस करके बच सकते हैं जिन चीज़ों से, मोटी मोटी बात है। पहला क्या जी, रिकवरी ऑफ मोड्स। आपसे कई जगहों पर डबल अमाउंट, अब ना इनकम टैक्स लॉ में उन्होंने काफ़ी जगहों पर डबल अमाउंट कर दी। आपने एक बंदे को 10% पे टैक्स काटना था, अगर वो नॉन ATL में है तो वो 20% हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ डबल रेट होगा इसका मतलब है नॉर्मल से डबल रेट हो गया, फिर भी आपको कंप्लायंस करनी पड़ जाएगी। तो डबल रेट आपको काफ़ी ट्रांजैक्शन पे, प्रॉपर्टी की परचेज में जहाँ 3 है वो 10.5 आ जाएगा, सेल पे अगर 3 है तो वो 6 हो जाएगा। तो वो वैल्यू के हिसाब से
रेट आपका डबल हो जाएगा। तो लोग इसलिए अब आपको देखा होगा बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं लोग कि जी हमें एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में जाना है। एक्टिव टैक्स पेयर के क्यों जाना है जी? ताकि डबल टैक्सेस ना पड़े मुझे। और अगर वो अमेंडमेंट लॉज अगर पास हो जाता है तो वो तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देंगे आपको। 4 चीज़ों पे पाबंदी लगने जा रही है अगर वो बिल अप्रूव हुआ तो। गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, बैंक ट्रांजैक्शंस और सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीज़ों पे पाबंदी लगेगी अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आता तो। अभी वैसे हुआ नहीं है, लेकिन उसके अलावा और बहुत कुछ है। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं चैम्बर की या गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वो विदाउट एक्टिव टैक्स पेयर के मिलेगा नहीं आपको। तो आपसे कंडीशन मंगवाएंगे, दिखाएं जी किधर है आप लिस्ट में। तीसरा, आपको पता होगा कि जिनका उन्होंने सर्कुलर एक इशू भी किया था जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन भी था कि सिम, बिजली, टेलीफोन, गैस, ये पावर है 114A है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो वो जो लोग जिन पे रिटर्न बनती है अगर नहीं फाइल करेंगे तो यहाँ तक पावर आ गई है कि सिम ब्लॉक कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस के कनेक्शन काट देंगे। कुछ लोगों को अगर एप्लीकेबल है तो उन्होंने पोर्ट पे ही रोक लेना कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते, आप नॉन कंप्लाइंट है पाकिस्तान के। जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, डिफ़ॉल्ट निकला हो तो नाम में आ जाता है जनाब पहले डिफ़ॉल्ट दूर करें फिर आप जहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो उस तरह का प्रोसेस अब पाकिस्तान में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बाकी जो अमाउंट पे करनी है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के साथ है, पेनल्टी भी साथ होगी, प्रोसिक्यूशन भी है। कुछ जगहों पे आपके बिजनेस को बंद कर देंगे, पेनल्टी विद इम्प्रिजनमेंट है। अच्छा, सेल टैक्स लॉ में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, अगर एक बंदा अपनी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और कंप्लायंस नहीं करता, अनरजिस्टर्ड बंदा, उसको 2 तरह से नुकसान होगा। एक, मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूँ, फर्ज करे एक बंदा, मैं जितनी परचेज करूँगा मुझे इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो मेरी कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, जो मैं सप्लाई करूंगा मैं सेल टैक्स की इनवाइस नहीं इशू कर सकता, आउटपुट मैं ले नहीं सकता, इनपुट मेरी कॉस्ट में चला गया, वो तो मर जाएगा बंदा, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हाँ, इलीगल या वैसे कोई बिजनेस कर रहा है वो अलग बात है, उसकी बात नहीं हो रही, ये तो लीगल बिजनेस है। तो कंप्लायंस ऑफ लॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 पॉइंट है जी, नो इनकम टैक्स रिफंड। अगर रिफंड लेना चाहते हैं इनकम टैक्स का तो जब तक आप ऑनलाइन रिटर्न नहीं फाइल करेंगे और रिफंड एप्लीकेशन नहीं देंगे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वो पैसा चाहे मोबाइल के अंदर गया, काफ़ी लोग शिकायत करते हैं जी हम स्टूडेंट हैं, मोबाइल पे टैक्स कट गया, पैसा किधर गया? जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे पैसा वापस नहीं आएगा, वरना वो स्टेट का हो गया, वो आपकी कॉस्ट बनी और चला गया। और आखिरी क्या है, आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, काफ़ी जगहों पे वो बिजनेस एक्टिविटी को, आपकी प्रोडक्शन को, आपकी शॉप को, उसको बंद कर देते हैं कि भाई हम आपको बिजनेस ऑपरेशन नहीं करने देंगे जब तक कि आप कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं करेंगे। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जी अगर आपने कारोबार करना है पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो तो आपको सबको कंप्लायंस ऑफ लॉ जो है वो करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की कि एक स्ट्रक्चर पे थोड़ी बात कर लें, थोड़ी बेसिक्स के ऊपर, और अल्टीमेटली आपके प्लस और माइनस पे। अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो हम उसको एंटरटेन कर लेंगे। मैंने कोशिश की कि शॉर्ट टाइम में कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे कन्वीनर मोहम्मद तैयब साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और दोस्तों को शुक्रिया अदा करें।